जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैंने डैनियल करमानी स्टार्ट की थी, एपिसोड 1 लॉन्च किया था, उसको एक हफ्ता हो चुका है और मैं दूसरा एपिसोड नहीं बना पाई, तो सॉरी फॉर दैट। आज का लेक्चर होने वाला है डैनियल करमानी की बुक से, उसके आगे की जो पीडीएफ है वो हम पढ़ेंगे। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स, चार्ट्स वगैरह दे रखे हैं ना उसमें बुक में, टेबल्स, जहाँ से क्वेश्चन जून में आया था। तो हर बार यूजीसी नेट पेपर पैटर्न चेंज करता है और कुछ यूनिक बुक से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता है ताकि बच्चे फंस जाएं। सो हम वही यूनिक्स बुक पढ़ रहे हैं। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए सब जेसी जौहरी पढ़ते ही हैं, तो वो सोचेगा कि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया, पीएचडी एंट्रेंस वाले बच्चे भी ये एग्ज़ाम देंगे, एंट्रेंस पे हमारे इससे क्लियर होगा तो टफ होगा जून वाला अटैम्प्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सब कुछ पढ़ के जाना है और जो हमें नोट्स में नहीं मिलता वो हमें बुक्स में मिल जाता है। अब पूरी बुक पढ़ना स्मार्ट स्टडी नहीं है, ठीक है। बुक्स के बीच में से भी, पैराग्राफ में से भी क्वेश्चन आते हैं, पर ज़्यादातर क्वेश्चन हमें टेबल्स फिगर से देखने को मिलते हैं। तो अभी इतना टाइम भी नहीं है कि हम सिर्फ एक दो क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ने बैठें, लेकिन जितना हो सकता है हम उतना पढ़ेंगे पक्का, ठीक है। तो हम सारे टेबल्स फिगर्स तो पढ़ेंगे। अब आपको टाइम है आपके पास तो आप पढ़ लो, लेकिन मैं स्मार्ट स्टडी नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको बाकी यूनिट्स भी करने हैं, पेपर 1 भी करना है। सो जितना मैं करा रही हूँ उतनी बुक्स उतना पढ़ लो, ठीक है, जितना मैं बताऊँ पेपर के लिए। और बाकी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे, आपका सब कुछ हो चुका है, रिवीजन हो चुकी है, तब आप पढ़ने बैठो ये वाली बुक, ठीक है। सो लेट्स बिगिन एंड आगे की पीडीएफ स्टार्ट करते हैं। जिसने एपिसोड 1 नहीं देखा पहले वो देख लेना, फिर यहाँ से देख लेना, ठीक है। पिछली बार हमने पेज नंबर 31 पे ख़त्म किया था, लेकिन हम 35 से स्टार्ट कर रहे हैं। बीच के जो 3-4 पेज है उसमें भी टेबल्स और फिगर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पढ़ के देखा तो उससे कोई एज सच मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन बन पाएगा मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पीडीएफ तो दे दूँगी। 167 पेजेस का है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। ऑल्दो जो डैनियल करमानी का है वो 600+ पेजेस का है, बट हमने सिर्फ उन्हीं पेजेस को एक्सट्रैक्ट करके एक पीडीएफ बनाया है जहाँ पे टेबल्स और फिगर्स है, ठीक है, या फिर जहाँ पे कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स दिखे, बस उतना ही। सो और उसमें भी टेबल्स और फिगर्स में भी कुछ टेबल्स और फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो मैं चैनल पे नहीं कराऊंगी, लेकिन आपको खुद से ज़रूर पढ़ना है जब मैं आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। और टेलीग्राम पे कब मिलेगा? जब यहाँ पे यूट्यूब पे ये वीडियो मतलब पीडीएफ खत्म हो जाएगा, तब उस दिन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो सबसे पहले 35 पेज नंबर में भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं, फिर भी मैंने सोचा बता दूँ कि कभी जैसे ABCD ऑप्शंस आ जाते हैं और आपको बोलते हैं AB या CD या ABC ऐसे करके, तो उसमें ये आ सकता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के 4 डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, सबको पता है। यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन मतलब इनकम, एजुकेशन, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर किसी को राइट टू वोट होगा, ठीक है। सिविल लिबर्टीज होगी, यानी कि ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्रिटिकल वॉइसेस जो है मास मीडिया में, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, उनको सेंसर नहीं किया जाएगा। जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टीज है या इंटरेस्ट ग्रुप है उनको बैन नहीं किया जाएगा। तो ये सारी क्या होती है? हमारी सिविल लिबर्टीज। और चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर आप बोल सकते हो मॉडर्न डेमोक्रेसी का, वो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो ये हो गया। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारा ये वाला की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स जो यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं उन्हीं को यहाँ पे इन्होंने बता रखा होता है, तो आप पढ़ सकते हो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पेज पे प्रेसिडेंशियलिज्म के, यानी कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये पता होने चाहिए। तो जो या और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इन सबसे कंपैरेटिव स्टडी में ये आ सकता है, ठीक है। तो उनको कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो यहाँ से बना सकते हैं। ऑल्दो ये ईजी होता है, बट कितनी बार हमें कुछ चीज़ें या कुछ जैसे टर्म्स होती है वो पता नहीं होता और हम फिर क्या करते हैं, उसको गलत मार्क कराते हैं। तो प्रेसिडेंशियलिज्म में सबसे पहले आपको पता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, एंड उनको पॉपुलर इलेक्शन से इलेक्ट किया जाता है। एडवांटेज ये है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वोटर्स के पास चॉइस ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज ये है कि जो भी इलेक्शन जीतता है उसको क्या होता है, पॉलिटिकल पॉलराइजेशन फेस करना होता है। पॉलिटिकल पॉलराइजेशन का मतलब है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आपका अलग अलग आइडियोलॉजीज बन जाती है। सेंटर होता है यहाँ पे, एक तरफ वाले होते हैं लेफ्टिस्ट, एक तरफ वाले होते हैं राइटिस्ट आइडियोलॉजी। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल पॉलराइजेशन होता है तो हम सेंटर मतलब न्यूट्रल नहीं रह पाते, अपने मॉडरेट नहीं रह पाते। हमारी या तो आइडियोलॉजी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, राइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, मतलब
बहुत आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम्स पे शिफ्ट हो जाती है। या तो आप पूरे लेफ्टिस्ट बन जाओगे, या जैसा प्रेसिडेंट होगा उसकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग पूरे राइटिस्ट बन जाओगे। तो ये होता है हमारा पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब पोल्स पे आप चले जाते हो। पोल जो होता है ना, यहाँ से ये वाला एक दूसरा पोल, ठीक है, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है वैसा। तो ये क्या हुआ, हमारा डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि आप पूरी तरीके से एक ही आइडियोलॉजी फॉलो करो। देन प्रेसिडेंट जो होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही होता है, राइट। प्रेसिडेंट सिस्टम में प्रेसिडेंट ही दोनों होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है बताओ, प्राइम मिनिस्टर हमारा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पीएम नहीं होता है, इसलिए दोनों के रोल यही परफॉर्म करते हैं। देन वोटर्स हैव मोर क्लैरिटी अबाउट हु कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। एडवांटेज ये है कि जो वोटर्स है यानी कि हम, ठीक है, वो उनके पास ज़्यादा क्लैरिटी होती है कि उनको पता होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव को कौन कंट्रोल कर रहा है, और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि पीएम और प्रेसिडेंट और पीएम में पावर डिवाइडेड नहीं होती, इसलिए प्रेसिडेंट ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है अच्छे से, और गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल रहती है प्रेसिडेंट की तरफ, ठीक है। तीसरा बंदा मीडिएटर नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि वो प्लेबिस्टेरियन स्टाइल अडॉप्ट करते हैं। प्लेबिसाइड आपको पता है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन का वो होता है, तो वो ये अडॉप्ट करते हैं ओनली ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और ये क्लेम करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो सरकार होती है वो क्लेम करती है कि सिर्फ हम ही हैं जो लोगों का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और कोई ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये गलत बात हो गई, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे तो डायरेक्ट में सब तो आ ही नहीं पाएंगे वोट देने के लिए, राइट। तो प्रेसिडेंट जो है अगर चाहे तो वो प्लेबिसाइड भी करवा सकता है, तो इसमें उसके क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ही पूरी पावर होती है। देन प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर हैव फिक्स्ड टर्म्स इन ऑफिस। इसका फीचर देखें तो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेचर कौन, जो लॉ मेकिंग बॉडी होगी वहाँ पे, ठीक है, जो लॉज बनाएगी उनका फिक्स्ड टेन्योर होता है। और एडवांटेज क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने का, सिस्टम का, लेजिस्लेटर हैव ग्रेटर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेसिडेंट का अलग टेन्योर है और लेजिस्लेटर का अलग टेन्योर है, तो क्योंकि लेजिस्लेचर का टेन्योर फिक्स्ड है तो वो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंस होगी अपना, मतलब प्रेसिडेंट ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और उनको डर भी नहीं होगा, ठीक है, फियर भी नहीं होगा कि प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है या कुछ भी, क्योंकि उनका अपना फिक्स टेन्योर है, ठीक है, जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव ना करे। तो उनके पास इंडिपेंडेंस ज़्यादा है और उसको पार्लियामेंट डिसॉल्व होने का डर नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट डिसॉल्व होने का डर नहीं होता है, इंडिपेंडेंस ज़्यादा होता है। डुअल लेजिटिमेसी होती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव का डेडलॉक भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे प्रेसिडेंट, और लेजिस्लेटिव में हमारी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो हो सकता है कि वो किसी एक मत पे ना आ पाए और उनके बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाए, और डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा तो प्रेसिडेंट तो लॉ वैसे ही लेजिस्लेटिव को रिजॉल्व नहीं कर सकता, तो वो वहीं पे जो डिसीजन है वो अटक भी सकता है, ठीक है। ये हो गया। देन यहाँ पे बस कॉन्सेप्चुअल था, बस थोड़ा सा क्लियरिटी रखो ताकि कोई स्टेटमेंट आए या कॉम्प्रिहेंशन में कभी कुछ ऐसा आ जाए तो याद रहे। अब इसमें ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जब आपने अगर डीप में इसके सब टॉपिक्स पढ़े होंगे तो ये भी एक सब टॉपिक है, मेजोरिटेरियन एंड कंसेंसस डेमोक्रेसी, मतलब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो मेजोरिटेरियन का मतलब है जहाँ पे अगर आपका 51% वोट भी अगर आपको किसी एक डिसीजन के हित में मिल रहे हैं तो वो डिसीजन माना जाएगा, बाकी 49% अगर उसके खिलाफ है तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता। कंसेंसस में ऐसा नहीं होता, कंसेंसस में होता है कि आप सबका मत लेकर चल रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो और सबका हित लेकर चल रहे हो, ठीक है, सबसे कंसेंसस बना के आपने किया, मतलब इन 49% को भी आपने कम से कम 45% कन्वर्ट किया, उनके साथ नेगोशिएट किया, बातचीत की, चाहे फिर 3% रह गए वो कोई नहीं, लेकिन ये मेजॉरिटेरियन से अच्छा माना जाता है कंसेंसस, कि सबका हित में आपने बात की, सबका आपने मत लिया बेसिकली। अब इस मेजॉरिटेरियन में अगर हम देखें तो मेजॉरिटेरियन में जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो डिसप्रपोर्शनल होता है, और कंसेंसस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वही हमारा PR सिस्टम है। यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। मेजॉरिटेरियन में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, और कंसेंसस में क्योंकि हमको सबका मत लेकर चलना है तो हम कोalition गवर्नमेंट भी बनाते हैं। अब जहाँ पे मैंने रेड टिक किया हुआ है और पहले से ही, इसका मतलब ये इसके वीक पॉइंट्स है, मतलब इसके क्या होगा डिसएडवांटेज। तो अगर आप देखो तो कंसेंसस वाले के ज़्यादा एडवांटेजेस है, राइट। तो जो अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, अगर आपको देखिए मैच द फॉलोइंग में अगर कभी आ जाए कैसे भी, तो जो अच्छे वर्ड है यानी कंसेंसस डेमोक्रेसी पार्ट है, और जो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड जा रहा है वो मेजॉरिटेरियन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियन में 3 वीकनेस याद रख लो और कंसेंसस की 1 वीकनेस याद रख लो, ठीक है। सो वैसे तो आपको थोड़ा दिमाग में लगा सकते हो, ऑब्वियसली सिंगल पार्टी है तो सिंगल पार्टी है तो एक की मेजॉरिटेरियन ही सिस्टम होगा, ठीक है, कि मतलब सारा मेजॉरिटी वोट्स एक पार्टी को जाएंगे
वैसा 2 पार्टी सिस्टम हो सकता है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, सॉरी। देन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस होता है, यहाँ पे बैलेंस्ड पावर होती है। क्या होती है? बैलेंस्ड पावर, और एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करता है यहाँ पे। तो ये क्या है? इंटर ब्रांच बैलेंस में अगर देखें तो क्या मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव डोमिनेट करता है, इसलिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन कंसेंसस में तो हमें बैलेंस्ड पावर लेकर चलना है, जो माइनॉरिटी को भी लेकर चलना है, मेजॉरिटी को भी लेकर चलना है, तो बैलेंस्ड रहता है। मेजॉरिटेरियंस में जो इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेशन में प्लूरलिज्म होता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल को इसका ग्रुप्स का सुनी जाती है, उनका इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है। यहाँ पे कॉर्पोरेटिज्म होता है कंसेंसस में। देन लोकल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, और कंसेंसस में आपको पता है जैसे कि कांग्रेस को बोलते हैं ना पार्टी ऑफ कंसेंसस, बोला था रजनी कोठारी ने, तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल की सेपरेशन ऑफ पावर होता है, सबके पावर डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग। देन यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यहाँ पे बाइकैमरल है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कंसेंसस में हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जुडिशरी जो है वहाँ पे मेजॉरिटेरियन सिस्टम में वीक होती है, ठीक है, और वहाँ पे किसी भी तरीके का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंसेंसस में जुडिशियल रिव्यू जो है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आप कंसेंसस में इंडिया का एग्जांपल लेकर चलो, ऑल्दो बस आप रिजिड वाला एग्जांपल हटा सकते हो कि क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। फिर उसके अलावा सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक में डिपेंडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट रहती है कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो वहाँ का बैंक होगा, मेन बैंक, वो, और यहाँ पे जो बैंक होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ऑप्टिमल किस लिए है? तो होमोजीनियस सोसाइटी में मेजॉरिटेरियन सिस्टम अच्छा माना जाएगा, मतलब कि वहाँ पे इसका एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। मतलब अगर आपकी जिस कंट्री में आप रह रहे हो, अगर वो होमोजीनियस सोसाइटी, होमोजीनियस यानी कि जो एक जैसे वाले, एक जैसे लोग हैं, एक जैसा इंटरेस्ट है, एक जैसा रिलीजन बोल सकते हैं, जैसे यूएस से होमोजीनियस सोसाइटी, सब क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करते हैं, ठीक है, एक जैसे ही हैं, तो होमोजीनियस सोसाइटी में मेजॉरिटेरियन सिस्टम वर्क कर सकता है। लेकिन कंसेंसस अगर प्लूरल सोसाइटी है आपकी, जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी है आपकी कंट्री में, तो मतलब आपको कंसेंसस सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया पूरी तरीके से कंसेंसस नहीं बोल सकती, लेकिन कंसेंसस के बहुत सारे एग्जांपल, जैसे पीआर, मल्टी पार्टी कोalition, बैलेंस पावर, ठीक है, कॉर्पोरेटिज्म भी थोड़ा बहुत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इंडिया में है, तो इंडिया को आप कंसेंसस मान के चलो। अगर जहाँ पे आपको इंडिया के फीचर्स दिख रहे हैं, इंडिया में रहते हो, आपको सबको पता है, तो कंसेंसस होगा। उसके अलावा आपको कोई ऐसा चीज़ दिख रही है, ऐसा वर्ड दिख रहा है जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो आप उसको मेजॉरिटेरियन मार्क कर सकते हो। ये ट्रिक क्या है, ठीक है, ट्रिक है याद करने के लिए, बस रिजिड को छोड़ के, ठीक है। और फिर अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंटेरियनिज्म और प्रेसिडेंशियल सिस्टम से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन आया है, तो इन सब का मीनिंग एक एक करके आप खुद भी पढ़ सकते हो। और बेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसके ऊपर तो अभी तक कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कि पार्लियामेंटेरियन बेस्ट है या प्रेसिडेंशियल बेस्ट है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी इज बेस्ट ओवर प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड ऑफ कंसेंसस ओवर मेजॉरिटेरियन। तो अगर आपको कभी ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, तो आप मार्क कर सकते हो उसको, पार्शली राइट होते हैं ऐसे आंसर्स, ठीक है, जिसमें आपको बताया जाता है कि कंसेंसस या मेजॉरिटेरियन में से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो कंसेंसस, और पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में से ज़्यादा अच्छा है पार्लियामेंटेरियन, मतलब दोनों इंडिया वाले ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो वैसा, तो कंसेंसस डेमोक्रेसी, वेजिटेरियन डेमोक्रेसी मैंने आपको दोनों अभी ऊपर बता दिया, वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं फीचर्स। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम मैंने आपको बता दिया था, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वही होते हैं, और फिक्स टर्म के लिए होता है। और यहाँ पे भी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट है वो इलेक्शंस करवाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के। हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट अलग अलग होते हैं, एंड आपको पता है हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम, और हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट। एंड पॉसिबिलिटी होती है नो कॉन्फिडेंस और एंटिसिपेटेड इलेक्शंस। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे पॉसिबल है, एंटिसिपेटेड इलेक्शंस पॉसिबल हैं, जो कि आप इंडिया में देखते ही हो। देन यहाँ पे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में हमारे हैं पॉलिटिकल एक्टर्स, मतलब डेमोक्रेसी में और उसके सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक जो स्टेबल डेमोक्रेसी है बेसिकली, या एडवांस, या अगर हमें डेमोक्रेटिक ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है कि हमारी डेमोक्रेसी खत्म ना हो, डिमोलिश ना हो, तो एक स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। फिर एक इंस्टीट्यूशन एक्सप्लेनेशन की इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टर्स और इंटरनेशनल एक्टर्स, ये 4 बेसिस पे हम डेमोक्रेसी को स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो करते जाएंगे। देन यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स क्या होती है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स वो रिजीम्स होती हैं जहाँ पे
कोई भी किसी भी तरीके का टर्न ओवर नहीं हो सकता इन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर में किसी भी टर्न ओवर नहीं हो सकता, ठीक है, उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता। देन यहाँ पे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को हटाया ना जा सके। फिर टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म का बहुत बारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अथॉरिटेरियनिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म पे बहुत हद से ज़्यादा अथॉरिटी बढ़ जाए सरकार की, जैसे हिटलर, ठीक है, या फिर जो कोरिया में जो वो है क्या था, शिनजोंग, पता नहीं क्या था, मैं नाम भूल गई। तो वो क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अथॉरिटेरियनिज्म है, जहाँ पे आप सब कुछ उसकी प्राइवेट लाइफ, पब्लिक लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सब हर तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं वो आप सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार या एक पर्टिकुलर अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम टोटलिटेरियन रिजीम बोलेंगे, ठीक है, जो कि ज़्यादातर हमें 1920s और 30s में देखने को मिली। तो टोटलिटेरियन रिजीम में क्या हो सकता है, पावर ओवर देयर सिटीजन बाय यूजिंग देयर पार्टी एंड सीक्रेट पुलिस। तो इसमें पुलिस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फोर्सेस का भी यूज़ करते हैं, अपनी पार्टी का इस्तेमाल करके उस पूरा का पूरा कंट्रोल सिटीजन का होता है, सिटीजन पे कंट्रोल होता है। देन और इसमें हम फुली इंडोक्ट्रिनेट देयर सिटीजन्स, तो अपने सिटीजन्स को क्या करते हैं, पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, रिप्रेस करते हैं। और ये जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है इंडोक्ट्रिनेट का मीनिंग लिखा हुआ है, अगर किसी को ना पता हो, टू परसुएड समवन टू एक्सेप्ट एन आइडिया, मतलब आप उसको कन्विंस कर ले रहे हो, ठीक है, परसुएड होता है ना, कन्विंस कर ले रहे हो कि ज़बरदस्ती बना ले रहे हो हर किसी काम के लिए, ठीक है, और आप उसको ऐसा उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा बिठा दिया कि जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सरकार के आप खिलाफ जा ही नहीं सकते। देन यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सारे टेबल्स डाल दिए क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ टेबल दिखा और मैंने उसका PDF बना दिया। फिर अथॉरिटेरियन नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब आप सबको पता है, नॉस्टैल्जिया मतलब जैसे आप स्कूल की याद आ जाती है, कभी आप अपने स्कूल फ्रेंड से मिलते हो या कभी आप अपने पुराने कॉलेज में जाते हो, कैंपस विजिट करते हो, तो आप बोलते हो यार कितना नॉस्टैल्जिक है, हम हाँ एक टाइम पे यहाँ पे पढ़ा करते थे, जब अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हो तो उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। वैसे अगर अथॉरिटेरियन नॉस्टैल्जिया मतलब क्या, जब sentiments among the public that romanticize past periods of authoritarian rule, जब आप अपने एक टाइम पे आपकी कंट्री में या एक टाइम पे आपके स्टेट पे एक अथॉरिटेरियन रूल हुआ करता था, तो जब आपके पास कुछ ना कुछ सेंटिमेंट्स कि कोई दूसरी अथॉरिटी आई या दूसरा कोई ऐसा आया जिसकी वजह से आपको एक नॉस्टैल्जिया हो गया कि हाँ यार पहले भी तो ऐसा हुआ था, पहले भी हमारे साथ ऐसा हुआ था, अथॉरिटी थी, मतलब एक अथॉरिटेरियन सिस्टम था, तब आपके सेंटिमेंट्स को पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ के देखते हो तो अथॉरिटेरियन नॉस्टैल्जिया हो गया। अब इतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने के लिए, लास्ट का आप पढ़ सकते हो कि सोशलाइजेशन अंडर अथॉरिटेरियन रूल टेंड्स टू सप्रेस द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स। तो ये सारा मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो मैंने जिस तरह वही हाईलाइट किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपका टाइम बच जाए। तो सोशलाइजेशन जो है अथॉरिटेरियन रूल में, अगर सोशलाइजेशन आता भी है, ठीक है, सोशलिज्म का कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं जहाँ आप सोशलाइज हो रहे हो, ठीक है, सो उससे क्या हो सकता है कि जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स हैं वो भी सप्रेस हो सकते हैं। मतलब कि एक सोशलाइजेशन तो एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अगर वो अथॉरिटेरियन रूल के अंदर यूज हो रहा है तो उससे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्या होगा, बेसिकली डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पाएगी। सोशलाइज हो के भी आप लोगों से सोशलाइज होके मिलोगे जाके, लेकिन आप अथॉरिटेरियन रूल में हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नेगेटिव पॉइंट। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, और 1 2 या 1 इज फॉल्स 2 इज फॉल्स ऐसा बनाया जा सकता है। एंड देन यहाँ पे बात करें ऑटोक्रेटाइजेशन इन वेनेजुएला एंड टर्की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड आ सकता है आपको, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग क्या होती है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ब्लू कलर से अलग से, ठीक है, तो मैं आपको भी पढ़ भी दूंगी। तो पहले हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्टेट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली ऑटोक्रेटिक इज नोन एज ऑटोक्रेटाइजेशन। जब कोई स्टेट बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक बनता है, अभी ऑटोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो बताती हूँ, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटाइजेशन बोलते हैं। जेशन का मतलब जो प्रोसेस, यहाँ पे TIUN लिखा आता है ना, वहाँ पे मतलब होता है प्रोसेस, किस चीज़ को करने का प्रोसेस, ठीक है। तो आप किसी भी वर्ड का TIUN देखो तो मतलब वो प्रोसेस की बात कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी ऑटोक्रेटाइजेशन को हम डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग बोलते हैं। तो अगर कभी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग वर्ड आ जाए या ऑटोक्रेटाइजेशन आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है of regime change towards autocracy that makes the exercise of political power by the public more arbitrary and repressive, जिससे कि जो political power है, जो भी सरकार है जो पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज कर रही है, वो अपने मतलब आर्बिट्रेरी पावर का यूज़ करने लग जाती है, मतलब अपने
हिसाब से जो उनको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी मतलब अपने हिसाब से काम करना, डिसीजन मेकिंग करना, तो वो क्या होता है, ऑटोक्रेटाइजेशन। दिस प्रोसेस टिपिकली रिस्ट्रिक्ट्स द स्पेस ऑफ पब्लिक कंटेस्टेशन। तो ऐसे ऑटोक्रेटाइजेशन में क्या होता है, अगर आपकी कंट्री में ऑटोक्रेटिक कंट्री है तो इसका मतलब वहाँ पे लोगों को जो पब्लिक कंटेस्ट करना चाहती है, इलेक्शंस में पार्ट लेना चाहती है, उसको भी सरकार कंट्रोल कर रही है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी उन्हीं के हाथ में है कि कितना हम किस एज को पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करने देंगे, किसको नहीं, मेल पार्टिसिपेट करेंगे, फीमेल नहीं करेंगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट करेगा वो भी उन्हीं के हाथ में होता है। तो डेमोक्रेटिक डिक्लाइन इन्वॉल्व्स द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फिर इसकी वजह से डेमोक्रेटिक डिक्लाइन भी होता है। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग मतलब डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे बैक की तरफ जा रही है, वो स्लाइड करते हुए क्या कर रही है, गिर रही है, ऐसा आपको याद रखना है। तो वैसा इसका लिटरल मीनिंग देख के भी सोचो तो आपको समझ आ जाएगा कि डेमोक्रेसी क्या कर रही है, पीछे की तरफ जा रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है। सो अगर वहाँ पे ऑटोक्रेटाइजेशन है, ठीक है। एज सच एज पीसफुल ट्रांसमिशन ऑफ पावर और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये यहाँ पे नहीं होते। इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट किया जाता है और फिर स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता, तो वो ऑटोक्रेटाइजेशन है। तो ये सारे फीचर्स हो गए जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलता, इंडिविजुअल राइट्स को नहीं वायलेट किया जाता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते, अपोजिशन को इतना रोल नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें। अब दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑटोक्रेटाइजेशन की जो फॉर्म्स है उसमें दो आपको कीवर्ड याद रखना है। तो ये कभी आ भी सकता है कि जैसे व्हाट आर द टू फीचर्स ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन या टू फॉर्म्स, ठीक है। तो आपका आएगा ए एग्जीक्यूटिव एग्रेडाइजमेंट, बी आपका आएगा एक सेकेंड इलेक्टोरल मैनिपुलेशन, ठीक है। और या फिर आएगा सी बोथ 1 and 2 या डी नन ऑफ द अबव। तो ऐसा क्वेश्चन हमें बना लिया, तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एग्रेडाइजमेंट और जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव एग्रेडाइजमेंट का मतलब क्या है, जब एग्जीक्यूटिव की पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एग्रेडाइजमेंट। और दूसरा जो उसका फॉर्म है ऑटोक्रेटाइजेशन का वो होता है इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऑटोक्रेटाइजेशन होता क्या है, या जिसको हम डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग बोल रहे हैं वो होता क्या है। तो इसके दो एग्जाम्पल है, एक वेनेजुएला और एक टर्की। अब हमें वहाँ पे क्या हुआ उसकी कहानी पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं कि एक वहाँ पे प्रेसिडेंट था तो उसने वहाँ पे जब वो ऑटोक्रेटिक रूलर बना तो उसने एग्जीक्यूटिव को अपने हित में ले लिया, ठीक है। और जो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का मतलब है कि जो इलेक्शन करवाती है वहाँ पे कमेटी, ठीक है। जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे भी रूमर फैला था कि ईवीएम जो है सरकार के हक में है, वो अपने हिसाब से वोट जो है गिनते हैं और ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं। तो मतलब इलेक्शन भी उन्हीं के तरीके से हो रहे हैं। अगर 4-5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे, जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी तो ताकि उनकी सरकार 1-2 साल और राज कर सके। तो मतलब इलेक्शंस को आप मैनिपुलेट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। इलेक्शंस होने नहीं दे रहे तो अपने, या फिर हो भी रहे हैं तो अपने हित में इस्तेमाल कर रहे हो ताकि और कोई पार्टी कभी पावर में आ ही ना सके। तो ये दो चीज़ होती है ऑटोक्रेटाइजेशन में। अब आपको इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर क्या है क्या नहीं। और जैसे आपको 2-3-4-5 कंट्रीज के नाम दे दिए तो आपको याद रखना टर्की और वेनेजुएला ऐसी 2 कंट्रीज है जहाँ पे ऑटोक्रेटाइजेशन प्रैक्टिस होती है। तो एग्जीक्यूटिव एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे वेनेजुएला का बता रखा है कि कैसे जो हुगो चवेज थे वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर को अमेंड किया और सारा जो एग्जीक्यूटिव था उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। उन्होंने खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी ऐसी बनाई थी जिसमें उसके सारे खुद के जो लॉयल मेंबर्स हैं सिर्फ वही थे, अपोजिशन का कोई मेंबर था ही नहीं, ठीक है। और अगर कोई उन्होंने ऐसा वोटिंग सिस्टम खड़ा कर दिया कि अगर कुछ वोट हो भी तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है उनके अंडर हो। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल वहाँ पे 11 लोगों की हुआ करती थी, तो उसने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 23 लोगों की मान लो। तो जो बाकी के जो लोग बचे यानी कि 12 लोग, वो उन्होंने अपने लॉयल जो लोग थे वो डाल दिए उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो अब जब भी वोटिंग होगी तो ये सारे उसके फेवर में वोट करेंगे, तो फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब ही क्या रह गया, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी। और इलेक्टोरल मैनिपुलेशन मैंने आपको बता दिया था कि जैसे वेनेजुएला में क्या हुआ था, नेशनल इलेक्टोरल कमीशन स्टैब्लिश की गई थी और वो जो इलेक्शन कमीशन थी वो चवेज जो वहाँ पे इलेक्ट होकर आए थे उनके अंडर, उनके कंट्रोल में थी, ठीक है। और उनके उस इलेक्शन कमीशन में ज़्यादातर उनके लॉयल लोग काम करते थे। वैसे ही टर्की में भी ये हुआ, जब उन टाइप एर्डोगन आए तो एग्जीक्यूटिव एग्जेंटमेंट का जो यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग लिखा हुआ है कि इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव वीकन्स चेक्स ऑन एग्जीक्यूटिव पावर और अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस दैट हैम्पर द पावर ऑफ अपोजिशन। तो इससे अपोजिशन की पावर भी खराब होती है, एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, कोई चेक्स एंड बैलेंस ही नहीं रहते। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जी आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको इसका मीनिंग भी साथ साथ मिल जाएगा। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन क्या हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, एक रेफरेंडम
पास किया था कि जब इलेक्शंस जो ऐसा उन्होंने मतलब वो कॉन्स्पिरेसी करी कि अब जो इलेक्शन होंगे वो सीधा 2029 में होंगे, ठीक है, 2029 में, अभी आया भी नहीं है तब इलेक्शन। तो यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे मोस्ट अथॉरिटेरियन रिजिम्स के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि टर्नओवर होता है गवर्नमेंट पावर में। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है जब सडन शिफ्ट आता है या फिर रेवोल्यूशनरी शिफ्ट आता है तो उसको। तो यहाँ पे आज के टाइम पे तो जो अथॉरिटेरियन रिजिम्स है वो इलेक्शंस भी कराती हैं, इसमें ऐसा लिखा गया है। और दूसरे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वो भी उनके रूल के साथ होते हैं। ऑल्दो वो अथॉरिटेरियन है पर अथॉरिटेरियन होने के बावजूद वो इलेक्शंस कराते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं अथॉरिटेरियन रिजीम्स में। तो कभी ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको ये नहीं सोचना कि यार अथॉरिटेरियन है तो इलेक्शंस वगैरह नहीं कराएंगे या डेमोक्रेटिक नहीं होगी। आज के कॉन्टेक्स्ट में होती है। पहले तो क्या होता था, मिलिट्री के थ्रू या फोर्स का यूज़ करके वो ओवरथ्रो कर देते थे गवर्नमेंट को और क्या कर लेते थे, सडन सीजर यानी कि कैप्चर कर लेते थे और खुद सत्ता में आ जाते थे। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव सरकार देखने को मिलती थी अथॉरिटेरियन। आज के टाइम पे अथॉरिटेरियन जो है वो कॉपरेटिव, यहाँ पे कोऑप्टेशन लिखा हुआ है, आई गेस यहाँ पे कॉर्पोरेशन आना चाहिए। तो कॉपरेशन करती हैं, जेन्युइन सपोर्ट देती हैं। कुछ अथॉरिटेरियन रिजीम्स को लोगों का जेन्युइन सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। पहले लोग उनके फेवर में नहीं थे, अब होते हैं, ठीक है। और पहले वो जो मैंने आपको बोला मिलिट्री का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखा है नॉट, अब नहीं करते। और अब धीरे धीरे जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है वो इमर्ज हो रही हैं ओवर टाइम। तो ऐसा नहीं है खत्म हो गई हैं, इमर्ज हो रही हैं। तो कभी आपको आ सकता है कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या अथॉरिटेरियन रिजीम एग्जिस्ट नहीं करती, सो वो सब। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है करप्शन है क्लाइंटेलियनिज्म। अब क्लाइंटेलियनिज्म इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है यूनिक कॉन्सेप्ट्स में। तो अथॉरिटेरियन रिजीम्स में करप्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है। कुछ जो करप्शन की फॉर्म है, एक टाइप ऑफ करप्शन है, वो है क्लाइंटेलियनिज्म। करप्शन का ही एक फॉर्म है जिसको हम पैट्रॉन क्लाइंटेलियनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट जैसा मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो ये मैंने पढ़ा हुआ है पहले कॉन्सेप्ट। देन यहाँ पे नॉट एवरी फॉर्म ऑफ क्लाइंटेलिज्म इज करप्ट, लेकिन हर तरीके का क्लाइंटेलिज्म करप्ट नहीं होता। द परसिस्टेंस ऑफ क्लाइंटेलिज्म नेटवर्क डज अंडरमाइन डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जहाँ पे क्लाइंटेलिज्म होता है, करप्शन की ही एक फॉर्म है ये, तो इसका ज़्यादातर तो नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है, नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार जहाँ पे क्लाइंटेलिज्म होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी खराब, और डेमोक्रेसी अंडरमाइन होगी। अंडरमाइन इन द सेंस डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रहेगी या अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। अब आप बोल रहे हो मैम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करो, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझते हैं। तो क्लाइंटेलिज्म का मतलब है पर्सनल रिलेशनशिप दैट आर फॉर्म्ड बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो पैट्रॉन वर्ड है वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ हुआ है और क्लाइंट वर्ड सिटीजन्स के लिए यूज़ हुआ है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए जो काम कर रही है एज अ क्लाइंट, उनको जो सर्व कर रही है गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए एज अ क्लाइंट जो सर्व कर रही है, वो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेलफेयर एक्टिविटी भी हो सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंटेलिज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड सिटीजन्स ऑफर देयर लॉयल्टी, और उस चीज़ के बदले अगर सरकार से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उस चीज़ के बदले सिटीजन्स क्या देते हैं, उनको एज अ क्लाइंट लॉयल्टी देते हैं, उनका सपोर्ट देते हैं कि अगर आपको अगली बार अब सरकार बनेगी या वोटिंग होगा तो हम आपको ही वोट देंगे अगर आप हमें ये देते हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जैसे कर सकते हो, जैसे शराब जो है फ्री में बिक रही थी, ठीक है, या जैसे लोगों को मतलब किसी न किसी चीज़ का लालच दे दिया गया कि आप हमको ही वोट करना। जैसे आपने देखा होगा बहुत पोलिंग बूथ में इंडिया में स्पेशली शराब बांटते हैं फ्री में, या उनको कुछ पैसे दे देते हैं या कुछ भी करके उनका वोट पाने के लिए इलेक्शन टाइम पे कैंपेन्स वगैरह में, सो वैसा, ठीक है। एंड पर्टिकुलर्स बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट सच एज, और उनको जॉब बेनिफिट दे देंगे कि आपको चलो प्रमोशन कर देंगे, जॉब मिल जाएगी, और फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे किसी की, तो वो सारा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्लाइंट जब सर्व कर रही है तो क्लाइंटेलिज्म हो गया। जो क्लाइंटेलिस्ट स्टेट क्या होती है, क्लाइंटेलिस्ट स्टेट वो स्टेट्स होती हैं, स्टेट जहाँ पे इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है एंड टू मॉनिटर देयर पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। और पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों मिलता है इंडिविजुअल्स को बेनिफिट, उनको टारगेट किया जाता है टू टारगेट बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स एंड टू मॉनिटर देयर पॉलिटिकल सपोर्ट। ये ऐसी जो स्टेट होती है वो पॉलिटिकल सपोर्ट पाने के लिए ही सारा काम करती है कि हम ये सर्व करेंगे तो हमें बदले में सिटीजन से या क्लाइंट से पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा। क्लाइंटेलिज्म का सबसे ज़्यादा यूज सिंगापुर में होता है, तो सिंगापुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, कभी आ सकता है तो याद रख लेना सिंगापुर। एंड वहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सिंगापुर में पीपल्स एक्शन पार्टी है जो कि हाउसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को एज अ क्लाइंट, तो ये इसका एग्जाम्पल है। देन वर्सेस में अगर हम यहाँ वर्सेस लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्लाइंटेलिज्म वर्सेस
रेंटियरिज्म, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये भी कीवर्ड आ सकता है कभी, अगर यूनिक उनको कीवर्ड डालना होगा तो क्लाइंटेलिज्म की डेफिनेशन लिख देंगे और रेंटियरिज्म की डेफिनेशन लिख देंगे। रेंटियरिज्म सीधा सीधा रेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब कौन सा रेंट है? रेंट टू बाय पॉलिटिकल सपोर्ट। अब ये किराया नहीं है कि आपने किसी बिल्डिंग में उनको घर दिला दिया और उससे वो किराया ले रहे हैं, नो। रेंट इज समथिंग विच उनको हर महीने या कुछ ना किसी पॉलिटिकल फॉर्म के सपोर्ट में देना पड़ता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिग्री का डिफरेंस है, मतलब एक्सटेंट का। दोनों चीज़ें सेम ही है, ठीक है, पर डिग्री ऑफ द वे दे हैव गिवन द अमाउंट और द सपोर्ट, उसमें फ़र्क है, ठीक है। द रिसोर्स रिच अथॉरिटेरियन रिजीम यूज रेंट्स टू बाय पॉलिटिकल सपोर्ट। और रेंटरिज्म का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पे जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स रिच होती हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें, करप्शन और क्लाइंटेलिज्म, आपको हमेशा किसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है? अथॉरिटेरियन रिजीम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखना है। तो की डिफरेंस इज दैट बेनिफिट्स आर लेस पर्टिकुलरिस्ट। तो रेंटरिज्म में जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो स्पेसिफिक बेनिफिट्स दिए जाते हैं। क्लाइंटेलिज्म में तो लाइक ओवरऑल, तो आप मान लो क्लाइंटेलिज्म ये है तो बहुत स्पेसिफिक हिस्सा एक उसका रेंटरिज्म है, ठीक है। ऑल सिटीजन्स विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ नो टैक्सेशन। जैसे कि सरकार ने बोल दिया कि जितने भी सिटीजन्स इंडिया के हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, हमने हर चीज़ को तो फोकस नहीं है, हमने सिर्फ एक बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ को फोकस किया, टैक्स को, कि किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जो कि किसके बेनिफिशियरी होंगे? गवर्नमेंट बेनिफिशरीज होंगे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा हमने डिक्लेयर कर दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? रेंटरिज्म का, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर चीज़ को की बात की गई है। वैसे जॉब्स जो है, जॉब्स तो बहुत तरीके की होती है, जॉब्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वैसा क्या था, जैसे जॉब्स प्रोवाइड करना या ये सब चीज़ें, तो मैंने आपको जो पहले बताई थी, जॉब्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये पर्टिकुलरिस्ट बेनिफिट्स जो देते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारे किसका पार्ट हो गया? हमारा क्लाइंटेलिज्म का पार्ट हो गया, ठीक है। और जैसे इसमें जो पर्टिकुलर बेनिफिट, ओके, तो यहाँ पे भी क्लाइंटेलिज्म की ही बात होती है। मैंने ब्लू से हाईलाइट किया था, सॉरी, मैंने रेंटरिज्म का बोल दिया। क्लाइंटेलिज्म में ही पर्टिकुलर बेनिफिट्स की बात होती है और रेंटरिज्म इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फिर अरब स्प्रिंग का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि $80 बिलियन का जो पैकेज था पब्लिक सेक्टर का वेज के लिए, उसको इंक्रीज किया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट पेमेंट्स को बढ़ाया गया था, एंड कॉलेज स्टिपेंड्स दिए गए थे, एंड लो इनकम जो हाउसिंग थी उनको इन्वेस्ट किया गया था वहाँ पे। तो ये सब क्लाइंटेलिज्म का एग्जाम्पल है। देन ऑयल रिच गल्फ वर्क डायरेक्टली फॉर द स्टेट एंड कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द रिजीम। तो जो गल्फ कंट्रीज थी वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थी? स्टेट से डायरेक्टली स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं ऐसे लोग, एंड कम्प्लीटली किस पे डिपेंड होते हैं? अपने स्टेट पे डिपेंड होते हैं अपने हर काम के लिए। अब कोई बताओ, जहाँ के सिटीजन्स या हम मान ले क्लाइंट्स पूरी तरीके से स्टेट पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, तो वहाँ के लोग क्या कभी रेवोल्यूशन करेंगे या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच या प्रोटेस्ट करेंगे? ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने स्टेट के खिलाफ कुछ बोला या कुछ, तो जिसके लिए हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्टेट पे डिपेंडेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं क्लाइंटेलिज्म में, विच हेल्प्स टू एक्सप्लेन व्हाई द रिजीम्स हैव बीन सो स्टेबल। इसलिए हमें पता चलता है कि जहाँ पे क्लाइंटेलिज्म होता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत स्टेबल होती है। स्टेबल इसलिए क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उनके खिलाफ कभी जाते ही नहीं हैं। और रेंटियर स्टेट क्या होता है? रेंटियर स्टेट ऐसा स्टेट होता है, यहाँ पे मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, इज अ स्टेट विच ड्राइव्स ऑल और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ इट्स नेशनल रेवेन्यूज फ्रॉम द रेंट। ठीक है, जो ऐसा स्टेट जो अपना सारा का सारा खर्चा, नॉट सारा खर्चा, मतलब जैसे 100% अगर स्टेट का खर्चा हो रहा है तो उसका 80 या 70% मान के चलो वो कहाँ से आ रहा है? वो रेंट से आ रहा है। रेंट कौन सा रेंट? जो कि फॉरेन इंडिविजुअल्स पे करते हैं, कंसर्न्स और गवर्नमेंट्स, लाइक फॉरेन इंडिविजुअल हो गए, फॉरेन कंसर्न्स से, फॉरेन गवर्नमेंट से जो उनको पैसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेंट का मतलब ये नहीं किराया आ रहा है, रेंट का मतलब जो भी सोर्सेज, फाइनेंशियल सोर्सेज उनको फॉरेन गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी सिर्फ एक्सटर्नल रेंट्स ही हम इसमें काउंट कर रहे हैं, नॉट इंटरनल। इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक से जो पैसा आ रहा है वो नहीं, जो बाहर के फॉरेनर से पैसा आ रहा है वो सारा रेंटियर स्टेट का पार्ट माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया क्या क्लाइंटेलिज्म जो होता है वो स्टेट के विद इन होता है। ठीक है, और जो रेंटरिज्म होता है वो आउटसाइड द स्टेट, जो फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स जो यहाँ पे पैसा भेज रही है, रेंट भेज रही है, ठीक है, वो रेंटियर स्टेट कहलाया जाएगा। तो रेंटियर में हम एक्सटर्नल रेंट्स की बात करते हैं ज़्यादातर, नॉट ज़्यादातर, हमेशा ओनली रेंटियर रेंट्स। तो कभी आपका आ जाएगा कि रेंटरिज्म में ओनली किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सटर्नल रेंट की बात कर रहे हैं। तो आप सोचोगे कि ओनली वर्ड आ रहा है
सॉरी एक्सटर्नल रेंट, ओनली वर्ड आ रहा है तो फिर क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ओनली वर्ड जहाँ होता है वो गलत स्टेटमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सही स्टेटमेंट होगा। अब यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम्स और पर्सनालिस्टिस्ट रिजीम क्या होती है, पर्सनालिटीज में सबसे करप्ट फॉर्म ऑफ रिजीम्स माना जाता है और बहुत पुअर होती हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल पार्टी रिजीम्स जो है, मतलब इसका सिंगल पार्टी रिजीम्स इसका वर्सेस में है, ठीक है। तो एक तरफ सिंगल पार्टी रिजीम है, एक तरफ पर्सनालिस्ट रिजीम्स है। पर्सनालिस्टिस को आप सबसे करप्ट और पुअरली फॉर्म्ड रिजीम्स बोलेंगे, और जो सिंगल पार्टी रिजीम्स है वो सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। तो आपको ये दोनों डिफरेंस ऐड करना है कि सिंगल पार्टी बेस्ट, ठीक है, और एक तरफ पर्सनालिस्टिस्ट है तो वो मोस्ट करप्ट, सबसे करप्ट फॉर्म ऑफ रिजीम पर्सनालिस्ट रिजीम होता है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है काफ़ी बार। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे आपको पता चाहिए असेंबली, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और कांग्रेस, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है, ये चारों अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो फ्यूज पावर में एग्जिस्ट करती है, फ्यूज पावर सिस्टम जो होता है जहाँ पे सारी पावर एक ही में फ्यूज होती हैं ऐसे, ठीक है, तो वो फ्यूज पावर सिस्टम है पार्लियामेंट्री, ये जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। कांग्रेस का मतलब है जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर हो, ठीक है, तो जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है, यूजुअली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिलता है, तो वहाँ कांग्रेसिस वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। और वैसे ही जहाँ पे पार्लियामेंट्स और कांग्रेस दोनों ही हो, ठीक है, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर वर्ड यूज किया जा सकता है, जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट भी है और कांग्रेसिस यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम है, लेजिस्लेचर, मीनिंग दैट दे आर पॉलिटिकल असेंबलीज विद सम लेजिस्लेटिव टास्क। तो लेजिस्लेचर के अंदर का ही मतलब है कि यहाँ पे पॉलिटिकल असेंबलीज हैं जो लॉ मेकिंग टास्क परफॉर्म करती हैं। तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चले पार्लियामेंट और कांग्रेस के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे फ्यूज्ड पावर, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, बस इतना याद रखो। और जहाँ पे दोनों है वहाँ लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज के क्या लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पे लोअर चैम्बर क्या है, उसका लेजिस्लेचर टाइप क्या है, रिजीम कौन सी है, फ्यूज्ड है, नॉन डेमोक्रेटिक, तो इतने सारे कंट्रीज का हमें याद तो रखना नहीं है, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज है, इंडिया का देख लेना बस इसमें से। और यहाँ पे भी यही सारे हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड किसमें होता है, क्या होता है। जैसे कनाडा का इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा में अपर चैम्बर सेनेट होता है और यहाँ पे बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रीजन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन होती है। और सिलेक्शन कैसे होता है सरकार का, तो गवर्नमेंट ऑन अ रीजनल बेसिस, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का देख सकते हो, इंडिया का सबको पता ही है, राज्यसभा है, स्टेट और टेरिटरीज के बेसिस पे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और प्रेसिडेंट इसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है, 223 मेंबर्स जो है राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, और जो 12 मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, रेस्ट 12, ठीक है, तो 245 हो गए। तो वैसा है। फिर देन पाकिस्तान का दिखाया हुआ है कि प्रोविंशियल ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे पाकिस्तान में भी सेनेट है, रशिया में काउंसिल ऑफ फेडरेशन वर्ड यूज होता है, स्पेन में सेनेट यूज होता है। देन स्विट्जरलैंड में काउंसिल ऑफ स्टेट्स यूज होता है, जो कि मतलब पीवाईक्यू में ज़्यादातर जो कंट्रियाँ पूछी गई है सिर्फ मैंने उसी को टिक किया है। यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूज होता है और यूएसए में भी सेनेट यूज होता है। तो यूके का याद रखना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, स्विट्जरलैंड का काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बाकी ज़्यादातर सेनेट्स है। और पाकिस्तान का आपको याद रखना है सेनेट है, और रशिया का भी काउंसिल ऑफ फेडरेशन है। तो किस बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो यहाँ लिखा हुआ है, और किस में कितने मेंबर्स होते हैं, जैसे काउंसिल ऑफ फेडरेशन में कितने होते हैं, इनडायरेक्टली सिलेक्टेड होते हैं या क्या। तो यूएस यूके का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर तो ये पूछा जाता है कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सेनेट में और सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो यूएसए का पता याद रखना, इंडिया का आप सबको पता ही है, ठीक है। पाकिस्तान का याद रखना कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 4 पर प्रोविंस, हर प्रोविंस में 4 होते हैं, 8 पर ट्राइबल एरियाज 8 रिप्रेजेंटेटिव्स, और पर कैपिटल टेरिटरी 3 रिप्रेजेंटेटिव्स। और यूएसए में डायरेक्टली इलेक्टेड सिंपल मेजॉरिटी सबसे इजी, यूके में हेरिडिटरी होता है और बाय अपॉइंटमेंट होता है। सो अब जान लेते हैं फ्यूज्ड पावर सिस्टम और सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे जैसे हमने फ्यूज्ड पावर में पढ़ा पार्लियामेंट वाला और सेपरेशन ऑफ पावर कांग्रेस, जो मैंने आपको अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग बताया। तो यहाँ पे वोटर्स जो है लेजिस्लेचर को इलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो री इलेक्ट ना करें, उनकी मर्जी है, ठीक है। एक बार इलेक्शन जितवा दिया, जरूरी नहीं है कि अगली बार उनको फिर से उन्हीं को इलेक्ट करना है। और जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट करते हैं। तो ये फ्यूज्ड पावर होगा कि वोटर्स इसको कर रहे हैं और लेजिस्लेचर इसको कर रहे हैं, ये तो हो गया सिंपल। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हाथ में ये पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर चाहे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर आप ये पिरामिड भी देखो तो सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव ब्रांच है और ऊपर वाले लोगों के पास ज्यादा पावर होती है, राइट। तो ऊपर ऐसे मान के चलो ऊपर वाले लोगों के पास ज्यादा पावर है, तो लेजिस्लेचर के मेंबर्स लेजिस्लेचर को वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो नए इलेक्शंस भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर होगी कि एग्जीक्यूटिव जो है डिसॉल्व भी कर सकते हैं अपने नीचे वाले लेजिस्लेचर के मेंबर्स को और न्यू इलेक्शन करवा सकते हैं। क्योंकि लेकिन
लेजिस्लेचर नीचे है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के नीचे है ना लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ब्रांच को डिसॉल्व नहीं कर सकता। बस सिंपल वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। और सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर में वोटर्स के पास पावर होती है एग्जीक्यूटिव को भी इलेक्ट करने की और लेजिस्लेचर को भी इलेक्ट करने की। यहाँ पे वोटर्स के पास सिर्फ पावर थी किसको इलेक्ट करने की, लेजिस्लेचर को इलेक्ट करने की। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि वोटर्स दोनों को इलेक्ट करेंगे। एग्जीक्यूटिव ब्रांच चाहे तो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकती है क्योंकि इन दोनों का कोई वो तो है नहीं, और लेजिस्लेचर चाहे ओके सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकती। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्रांच पावरफुल थी, लेकिन यहाँ पे कौन पावरफुल है, लेजिस्लेचर पावरफुल है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को डिसॉल्व कर सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ इलीगल डूइंग्स। अगर वो कुछ इलीगल कर रहे हैं सिर्फ तभी, ऐसे नहीं जब मर्जी चाहा, इलीगल कर रहे हैं तब आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंस याद करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर है, यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है, और दोनों को इलेक्ट वोटर ही कर रहा है। री इलेक्ट भी करेगा, वो इलेक्ट भी करेगा, अगर वो चाहे तो नॉट टू री इलेक्ट भी चूज कर सकता है वोटर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा दोनों सिस्टम। देन सो अब बात करते हैं पार्टी एंड सिस्टम कैरेक्टराइजेशन रिलेटेड टू द मेंबर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे आपको पार्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और पार्टी सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बता रखे हैं। तो पार्टी अलग है और पार्टी सिस्टम अलग है। तो कभी आए आपको मैच द फॉलोइंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैंडिडेट सिलेक्शन में पार्टी सिस्टम का पार्ट हो सकता है, पर नहीं, पार्टी के क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ऐसा, वो आप समझ सकते हो। तो पार्टी क्या करती है, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती है। यहाँ पे इसका वो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। जैसे कैंडिडेट सिलेक्शन में क्या सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिलेक्शन हो सकता है बाय लोकल यूनिट्स, और एक्टिवस एग्जिस्टेंस ऑफ लीडरशिप विटो एग्जिस्ट कर सकती है, सेल्फ नॉमिनेशन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हिरार्कियल वर्सेस डिसेंट्रलाइज पार्टी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग लीडरशिप है, जो मतलब लेजिस्लेटिव लीडरशिप यानी कि जो लॉ बनाते हैं, उनका क्या रोल है इन पार्टी स्ट्रक्चर्स, वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ लीडर्स, और लीडरशिप वाली जो चीज़ आ जाएगी वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब पार्टी सिस्टम कैसे अलग है, तो पार्टी सिस्टम में हमारी दो चीज़ें आती हैं, दो फीचर्स, इलेक्टोरल सिस्टम, तो पार्टी सेंटर्ड भी हो सकता है और कैंडिडेट सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, इलेक्शन जो है कैंडिडेट के नाम पे भी हो सकते हैं और किसी पार्टी के नाम पे भी आप वोट मांग सकते हो। दूसरा पार्टी सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोर्सेज ऑफ पार्टी एंड कैंपेन फंडिंग। ठीक है, तो कैंपेन फंडिंग में वही एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पे एंड लिख दिया गलती से, एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स रेगुलेशन, स्टेट फाइनेंसिंग, स्टेट फाइनेंस कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ओनर ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं। तो मतलब ये कैंपेन फंडिंग, आपको पता है कि कैंपेन के लिए कौन फंड करेगा, पार्टी के पास क्या क्या सोर्सेज होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। सो वो सारी चीज़ें पार्टी सिस्टम का पार्ट होती है। तो आई होप आपको इन दोनों का एक एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स बस याद रखने हैं कि पार्टी सिस्टम के अंदर कौन सा आता है और पार्टी के अंदर कौन सा आता है। देन टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पे फ्यूज पावर सिस्टम और सेपरेशन ऑफ पावर सिस्टम, बस इसके एग्जांपल दे रखे हैं, यूके, ग्रीस, और स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट इटली और पोलैंड में है। वीक कांग्रेस जो है, कांग्रेस मतलब बताया ना, कांग्रेस का मतलब ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर का जैसा सिस्टम होता है, वहाँ पे जो वर्ड यूज होता है कांग्रेस वर्ड यूज होता है। हमारे यहाँ पे वर्ड लेजिस्लेचर यूज होता है, उनके वहाँ पे फ्यूज पावर सिस्टम में पार्लियामेंट वर्ड यूज होता है, और सेपरेशन ऑफ पावर में वीक कांग्रेस वर्ड यूज होता है, कांग्रेस वर्ड यूज होता है। और डिसेंट्रलाइज पार्टी सिस्टम की बात करें तो यूएसए में डिसेंट्रलाइज पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस है, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर है यूएसए में। और डिसेंट्रलाइज पार्टी सिस्टम की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, तो इटली और पोलैंड में पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहाँ पे क्या है, फ्यूज पावर सिस्टम है। ऐसे याद रख लेना। और यहाँ पे ये सारा है, तो ये दोनों यहाँ ना भी रहे तो आपको जो बचा बाकी वो इसमें आ जाएंगे। तो यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर और फ्यूज पावर इटली और पोलैंड, और बाकी बचा वो इस तरफ आ जाएगा और इधर आ जाएगा। देन यहाँ पे की पॉइंट्स है दे रखे हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी क्या होता है, फ्यूज पावर सिस्टम में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, वही सारी बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई, वही सारी इसको थोड़े से और इलेबोरेट करके मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में दे रखे हैं, आप पढ़ सकते हो खुद भी। इंडिविजुअल मेंबर विल हैव लेस ऑटोनॉमी इन पार्टी सेंटर्ड पीआर इलेक्टोरल सिस्टम। तो बस यहाँ ये याद रखना है कि जो पीआर सिस्टम होता है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, वहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स के पास लेस ऑटोनॉमी होती है, तो एज अ पार्टी उनको रिकोगनाइज किया जाता है, ना कि एज ए इंडिविजुअल मेंबर।
यहाँ पे आ गया हमारा गवर्नमेंट क्रिएशंस एंड अकाउंटेबिलिटी अंडर डिफरेंट रिजीम टाइप्स। तो गवर्नमेंट कैसे क्रिएट होती है और कैसे कैसे अकाउंटेबल होती है। तो प्रेसिडेंशियलिज्म में आपको पता है कि प्रेसिडेंशियलिज्म कैसे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं या क्वासी डायरेक्ट इलेक्शन हो सकते हैं। हेड ऑफ द स्टेट हमको पता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है, प्रेसिडेंट, नॉट पॉलिटिकली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होता। अब आप सोचोगे मैम इतना सारा नहीं पढ़ना पड़ता, नहीं आता, पर कंसेप्चुअल अगर आ गया तो फिर क्या कर लोगे, है ना। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बारी आ चुके हैं। लाइक मोस्टली विद द कंसेंट ऑफ द लेजिस्लेचर गवर्नमेंट मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट मेंबर्स को। गवर्नमेंट मेंबर्स ज़्यादातर काम जो है लेजिस्लेचर के कंसेंट के साथ कर ले। पार्लियामेंट्रिज्म में आपको पता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर चांसलर। कुछ कंट्री में प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, कुछ कंट्री में चांसलर बोला जाता है। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट बोलो या मनार्क। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट मनार्क या प्रेसिडेंट। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्रियल डिसोल्यूशन बाय हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेकर। प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। कुछ कंट्रीज में जैसे जर्मनी और स्पेन, अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। और ये जो पार्लियामेंट है वो स्टेट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। देन जैसे हेड ऑफ द स्टेट में कैसे हो गया, सॉरी यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, सॉरी। सो प्राइम मिनिस्टर जो है कुछ कंट्रीज में पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होता है, कुछ कंट्री में प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा इलेक्ट होता है, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को। और कुछ कंट्री में स्पीकर ऑफ जो पार्लियामेंट है, जैसे स्वीडन में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। And with subsequent vote of confidence and appointment by the head of the state without an obligatory vote of confidence in another state of countries। तो कुछ head of state में भी करता है, वही सारी बातें लिखी है, not so important, but ये जो मैंने मार्क किया था ये important था। The prime minister and the cabinet are politically accountable to the parliament। तो parliamentary system में prime minister और prime minister का जो cabinet होता है वो किसको accountable होते हैं, वो parliament को accountable होते हैं। ठीक है, और उनको remove किया जा सकता है by no confidence motion। तो कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस वोट के थ्रू हम इनको हटा सकते हैं। पार्लियामेंट मस्ट रिप्लेस द सिटिंग गवर्नमेंट विद एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट विद द सेम वोट। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाए तो जो प्रेजेंट में सरकार है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऑल्टरनेटिव सरकार के द्वारा। डायरेक्टोरियल गवर्नमेंट क्या होती है, डायरेक्टोरियल गवर्नमेंट सिर्फ अभी तक सिर्फ स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे फेडरल काउंसिल जो है, फेडरल काउंसिल का उनकी जो स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल है उसका नाम है बुंदेसरात और काउंसिल फेडरे। ठीक है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में फेडरल काउंसिल बोल देंगे। तो फेडरल काउंसिल जो है स्विट्जरलैंड की, तो अगर ये कभी आपको आ जाए वन वर्ड क्वेश्चन जो होते हैं जैसे या मैच द फॉलोइंग, तो डायरेक्टोरियल गवर्नमेंट कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ये भी कुछ अपने नोटबुक में ना नोट्स बना लेना कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे है। नो यूनिक जो मेजर कंट्रीज है उनका, बस सारी कंट्रीज का नहीं। और पार्लियामेंटरिज्म कहाँ पे है, जो ज़्यादातर PYQs पे जो कंट्रीज पूछी गई है बस वही। तो उसमें 7 इंडिविजुअल्स हैं जो कि इलेक्ट किया जाता है बाय द पार्लियामेंट। इंटायर टर्म ऑफ पार्लियामेंट के मतलब पूरा एक टर्म पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसके लिए इलेक्ट किए जाते हैं। जो फेडरल प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी वही होता है। तो डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंशियलिज्म और डायरेक्टोरियल में? डायरेक्टोरियल सिर्फ स्विट्जरलैंड में है और हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, उसको क्या बोला जाता है, फेडरल प्रेसिडेंट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे फेडरल काउंसिल होती है, ना ही वहाँ पे पार्लियामेंट होता है, ना ही कांग्रेस, ना ही कुछ और, ना ही लेजिस्लेचर। फेडरल काउंसिल है वही सारे डिसीजन लेती है। तो जो फेडरल काउंसिल का हेड है उसको फेडरल प्रेसिडेंट बोलते हैं, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है और हेड ऑफ द स्टेट भी है। कॉलेजियल गवर्नमेंट होती है, कॉलेजियल गवर्नमेंट में यानी कि जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो रोटेट करते हैं, मतलब पहले एक बार इसकी टर्न आई तो अगली बार दूसरा आएगा, एक बार उसकी टर्न आई तो अगली बार चलता है उनका। ठीक है, और रोटेट बिटवीन देम ऑन एनुअल बेसिस, हर साल रोटेशन होता है कॉलेजियल गवर्नमेंट, इसलिए इसको बोलते हैं कि हर साल नया फेडरल प्रेसिडेंट बनेगा। गवर्नमेंट इज नॉट पॉलिटिकली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट को अकाउंटेबल नहीं होती। देन ओनली इजराइल प्रैक्टिस सिस्टम। फिर डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन से आए, तो यहाँ पे तो हम जैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी, वहाँ पे इजराइल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उसको हटाया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी किया जा सकता है, बस इतना याद रखना। बाकी सारे वही सारे सिस्टम है जब प्राइम मिनिस्टरियल में होते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल जो है, सेमी प्रेसिडेंशियल का मतलब क्या है, जब जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है और क्वासी डायरेक्टली इलेक्टेड भी हो सकता है। प्रेसिडेंट कैबिनेट को अपॉइंट करता है, कैबिनेट जो है पॉलिटिकली अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट को। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है डिसमिस कर सकता है कैबिनेट एंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है सेमी प्रेसिडेंशियल में भी कि वो पार्लियामेंट को भी डिसॉल्व कर सकता है और कैबिनेट को भी।
और सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे ये रिजीम टाइप्स है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इलेक्टोरल पार्लियामेंट वही सब दे रखा है। ओके, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो की पॉइंट्स। सो यहाँ पे स्पॉइल सिस्टम ऑन NPM जो मेथड है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट्स विद द ग्रेटर ग्रिप ऑन द ब्यूरोक्रेट्स। ये इतना इंपॉर्टेंट था, पर आप खुद पढ़ लेना। बाकी हो गया हमारा ख़त्म। सो इसके आगे जो 60 पेज हमने कंप्लीट कर लिए, इसके आगे से हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।